जय हिंद दोस्तों। आज हम 30 अक्टूबर 2024 विजन एस न्यूज को सिंप्लीफाई करेंगे। कल जो मैंने आपको क्वेश्चन दिए थे 29 अक्टूबर के, उसके आंसर्स हैं बी, डी, ए। और ये आज की न्यूज से हमारे क्वेश्चन है प्रीलिम्स बेस एज वेल एज मेंस बेस, सारे के सारे पीवाईक्यू है। अटेम्प्ट जरूर कीजिएगा। और कहाँ पे आप भेज सकते हैं अपना आंसर, ये जो आप मेंस वाला लिखेंगे उसको टेलीग्राम ग्रुप के चैट ग्रुप में भेज पाएंगे आप। और ये पीडीएफ भी आपको चैट ग्रुप में एज वेल एज नॉर्मल ग्रुप में मिल जाएगी। दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। देखिए, अटेम्प्ट जरूर कीजिए, उसके बिना आपका इम्प्रूव होने का चांस जीरो है, तो इम्प्रूव जरूर कीजिए और वो आप अटेम्प्ट करके ही कर पाओगे। चलिए, सबसे पहले न्यूज देख लेते हैं। सबसे पहले ये देख लीजिए ना, लोकेशन कौन सी न्यूज में है। तो लोकेशन आर्मेनिया न्यूज में। कल ही हमने आर्मेनिया को इतनी डेप्थ में किया है कि बिल्कुल जरूरत नहीं आज करने की। सब कुछ मैंने आपको बता दिया है कल ही कि लैंडलॉक ट्रांस कॉकेसन रीजन में आता है, नक्शिवन प्रोविंस, नागोर्नो काराबाग, सब हमने देख लिया है। ठीक है, अगेन मैं रेफरेंस दे देता हूँ, कल का ही वीडियो देख लीजिए आप 29 अक्टूबर। और ये जो हमने कल डिस्कस किया था ये सारे उसके फोटोज हैं, तो देख लीजिए, वही आपके लिए बेटर रहेगा। ओके, देख लीजिए, एक बार फोटो आपको दिखा देता हूँ। ओके, चलिए अभी डायरेक्ट न्यूज पे आते हैं। न्यूज क्या थी, तो भाई इंडिया जो एक्सपोर्ट कर रहा है आर्मेनिया को, उसमें आर्मेनिया हमारा लीडिंग एक्सपोर्टर हो गया है। दैट्स इट। चलिए अभी न्यूज शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज है हमारी बीआरआई। ब्राजील ने डिसाइड किया है कि वो चाइना के बीआरआई को ज्वाइन नहीं करेगा। इससे पहले ऑलरेडी इटली और फिलीपींस भी मना कर चुके हैं कि बीआरआई को हम साथ नहीं दे रहे हैं। इंडिया तो डेफिनेटली करता ही है। अभी बीआरआई है क्या? बीआरआई मतलब बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। इसको दूसरा वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव भी बोला जाता है। 2013 में चाइना ने लॉन्च किया था और उसका एम क्या था, तो एशिया और अफ्रीका यूरोप को एक साथ कनेक्ट किया जाए थ्रू लैंड एज वेल एज मेरीटाइम बॉर्डर। इसमें भाई वो दो चीजें कंप्राइज करता है, एक तो भाई सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट है और दूसरा मेरीटाइम सिल्क रोड है। ओके, दोनों देख लो, आपको ये पिक्चर में दिख रहा है कैसे वो कनेक्ट करेगा। तो देखो, यूं चाइना से शुरू हो रहा है और पूरा यूरोप तक पहुंचेगा, और ये पानी वाला भी रूट पूरा का पूरा यूरोप तक पहुंचेगा। इसमें देखो इंडिया की दिक्कत क्या है, मेन दिक्कत। तो आपको दिख रहा है कि इंडिया चारों बाजू से घिरा हुआ दिख रहा है पानी में। देखो, सारे के सारे अगर चाइना के इंपॉर्टेंट बेस बन जाएंगे तो इंडिया तो घिर जाएगा। और ऊपर से ये जो हल्का सा इधर टेरिटरी ना, ये सीपैक से पास होता है। मतलब सीपैक है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। और ये जो हमारा गिलगिट बल्तिस्तान वाला रीजन है, पीओके, वहां से पास होता है। और ये तो हमारी टेरिटरी है ना कायदे से। तो हम इसलिए अगेंस्ट है इसके कि भाई ये पीओके से पास होता है, इसको हम कभी भी अलाउ नहीं कर सकते हैं। ओके, इसके अंदर ये चाइना करेगा क्या, तो भाई रास्ता तो बनाना ही बनाना है, साथ ही साथ उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स भी बनाए, जैसे कि पोर्ट्स। ओके, इंडिया के कंसर्न क्या है, तो जैसे मैंने आपको बताया, सीपैक ये अगेंस्ट इंडिया के सॉवरेनिटी इंटीग्रिटी है, क्योंकि हमारे पीओके से पास होता है। फिर कंपटीशन भी है। इंडिया ऑलरेडी यहाँ जो भी कंट्रीज जिसके साथ जुड़ती है ना, उसको लो इंटरेस्ट लोन बांटता है कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कीजिए, आपको ही फायदा होगा। और ये इतना सस्ता पैसा होता है कि कभी कभी, और इतनी बड़ी मात्रा में होता है, तो कंट्रीज जो उधार लेती है ना वो भर नहीं पाती है, तो फंस जाती है चाइना के डेट ट्रैप में। और फिर चाइना उसके बदले क्या बोलता है कि भाई कोई बात नहीं, पैसा नहीं भर पा रहे हो तो कोई चिंता नहीं, आप दोस्त हो हमारे, हमें बस आपकी जमीन दे दीजिए, हम उसका यूज कर लेंगे और अपना पैसा वसूल कर लेंगे। तो ये क्या हुआ भाई, वही होगा कि मेन तो मोटिव वही था कि जमीन हथिया लेना। और उधर वो क्या बनाएंगे, अपना मिलिट्री बेस बना लिया, अपना पोर्ट बना लिया, एसेट्रा। और सिक्योरिटी कंसर्न्स भी है, क्योंकि चाइना स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स जैसी पॉलिसी फॉलो कर रहा है, जैसे मैंने यहाँ पे बताया ना। देखो, स्ट्रिंग क्या होता है, ऐसे धागा, कि मोतियों का वो धागा बना रहा है हमारे आजू बाजू, इंडिया के आजू बाजू। तो भाई पाकिस्तान में एक ग्वादर पोर्ट ले लिया, श्रीलंका में कोलंबो, यहाँ पे वो अपना कोकोस आइलैंड्स के यहाँ पे ये म्यांमार का भी वो ले रहा है। फिर ये जकार्ता बाजू, मलक्का बाजू, भाई इंडिया को पूरी बाजू से ऐसे घेरने का पार्ट है। जैसे वो आप हार पहनते हो ना, वैसे ही पूरी बाजू से घेर लीजिए। इससे फायदा क्या होगा चाइना को, तो भाई इंडियन ओशन में उनको डायरेक्टली अपनी जगह मिल जाएगी इंडिया को टक्कर देने के लिए। तो भाई हम क्या कर रहे हैं इसके सामने, हमारी भी पॉलिसी है इसको काउंटर करने की। यहाँ पे लिख देता हूँ, नेकलेस ऑफ डायमंड की। ओके, चलिए बढ़िया, आपको पता चल गया बीआरआई के बारे में। ऊपर ऊपर से देख लेते हैं, उसको काउंटर करने के लिए G7 ने दो समिट सॉरी इनिशिएटिव ला दिए हैं। G7 आपको पता है वर्ल्ड की 7 बड़ी बड़ी कंट्रीज की ग्रुपिंग है। जैसे कि भाई अपना G7 के अंदर यूएस आ गया, यूके आ गया, फिर यूएस के ऊपर वाला कनाडा आ गया, फिर फ्रांस, और एंड में जापान एंड जर्मनी।
कोई छूट गया है एक, यस, एक इटली। तो ये सातों की जो ग्रुपिंग है उसको G7 बोलते हैं। और इन्होंने लॉन्च किया हुआ है दो इनिशिएटिव, एक है पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट एंड दूसरा है बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड फॉर पार्टनरशिप बाय G7। ओके, इसका मेन मोटिव क्या है? सेम जो चाइना कर रहा है ना BRI के अंदर पे, हम कनेक्ट करेंगे और पोर्ट्स बनाएंगे, एसेट्रा, रोड्स बनाएंगे। ये भी वही बोलता है कि हम भी वैसा ही करेंगे, हम भी सस्ती लोन देंगे ताकि चाइना को काउंटर कर पाए। फिर आईमैक लॉन्च किया है, ये जब इंडिया की G20 की मीटिंग बैठे थी तभी हमने लॉन्च किया था। आईमैक में क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पे ये देखिए, ये है आईमैक कि हम इंडिया से शुरू करेंगे, गुजरात से होते हुए UAE तक, फिर सऊदी अरेबिया से होते हुए इजराइल में, इजराइल से होते हुए हम यूरोप तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, ये आपको पूरे कंट्रीज दिख रही है। तो ये भी रास्ता हो गया, ये भी लैंड एज वेल एज मेरीटाइम रूट है। ग्रेट। और फिर दूसरा हमने INSTC भी बनाया है। INSTC क्या करता है? रशिया, इंडिया और यूरोप को जोड़ देता है। देखो अगेन, मुंबई से निकलेंगे ईरान, ईरान से होते हुए अजरबैजान, फिर रशिया, और फिर वापस इधर से रूट से चेंज करेंगे और पानी के थ्रू रेड सी से होते हुए वापस इंडिया में आ जाएंगे। ये है अपना INSTC। ठीक है, और अभी अभी थोड़े टाइम पहले इसी रूट से इंडिया को सप्लाई मिल भी गई रशिया के थ्रू, तो बढ़िया है भाई। ओके, तो ये हो गए चाइना को काउंटर करने के लिए कुछ कुछ इनिशिएटिव्स। ये आपको याद रखना है और अपने आंसर में यूज भी करना है कि इंडिया कैसे अपनी मार्केट को डाइवर्सिफाई कर रहा है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। रिव्यू ऑफ मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट। रिसेंटली यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ ट्रेड एंड डेवलपमेंट UNCTAD, जो कि अभी सिर्फ UNTAD हो गया है, उसकी रिपोर्ट ने यही बोला है कि जो ग्लोबल ट्रेड है वो पिछले साल के मुकाबले 2.4% बढ़ गया है। ये हम बोल सकते हैं कि भाई अच्छी बात है। और दूसरा दिक्कत क्या है कि जो अभी तक चॉक पॉइंट्स है ना, उधर डिसरप्शन जारी ही है। चॉक पॉइंट्स मतलब क्या होता है? देखो, चॉक पॉइंट कि इस जगह को अगर बंद कर दिया जाए तो सब कुछ बंद हो सकता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम यहाँ पे, इधर हम स्ट्रेटेजिक बात कर रहे हैं, तो एक ऐसा नैरो फीचर या फिर पैसेज वे है जिसको आप बंद कर दो तो ट्रेड रुक जा सकता है। ठीक है, ये नैरो है एज वेल एज स्ट्रेटेजिक है। एग्जाम्पल दे देता हूँ। एग्जाम्पल क्या, नीचे आ जाइए ना, आपको बता देते हैं। ये देख लो, ये INSTC है। ठीक है, अभी INSTC के रूट पे अगर आप ये रेड सी वाला रीजन है, इसको अगर हाउदी रेबल बंद करवा देते हैं, इधर हाउदी रेबल का बहुत खतरा होता ही है, ठीक है ना, इसको बंद कर देते तो रूट खत्म, हमारा रास्ता ही बंद हो गया। तो ये है हमारा चॉक पॉइंट। ओके, अभी ट्रेड में ही चॉक पॉइंट होते हैं डेफिनेटली। दूसरा देखो, ये वाला रीजन, ये है स्ट्रेट ऑफ मलक्का, ये आपको पता ही है। ठीक है, और जो साउथ चाइना सी है हमारा, इसको हम ऐसे कनेक्ट करते हैं, ये हमारा साउथ चाइना सी है। तो यहाँ से ही पूरा का पूरा ट्रेड आता है, पूरा चाइना से। और चाइना कितना एक्सपोर्ट करता है पूरे वर्ल्ड को? अगर आप मलक्का बंद कर दे तो कहाँ से आएंगे? उनको पूरा यूं घूम के आना पड़ेगा और वो बहुत दूर पड़ेगा, ये बहुत खर्चा भी पड़ेगा, पूरे वर्ल्ड में इन्फ्लेशन छा जाएगा। और सेम अगर ये रेड सी बंद कर दिया है तो फिर आपको पूरा घूम के आना पड़ेगा एकदम नीचे से, अफ्रीका से होते हुए, जैसे वास्को दी गामा पहली बार आया था, थ्रू यहाँ पे एकदम जो टिप पे पड़ता है उसका नाम क्या है? तो कैप ऑफ गुड होप। तो पूरा केप ऑफ गुड होप से घूमते हुए आना पड़ेगा। अगेन अगर ऐसा हो गया ना तो इतने प्राइजेस बढ़ जाएंगे तो पूछो मत। तो चौक पॉइंट बहुत जरूरी होते हैं, ठीक है, उसका ठीक से ख्याल रहे। ओके, तो वही बोला है कि जो भी चौक पॉइंट्स है ना, उन सारे एरिया में, ऑलमोस्ट सारे एरिया में दिक्कत चली रही है। जैसे कि सुएज कैनाल में, और सॉरी, दिक्कत नहीं, ये स्ट्रेटेजिक बात बोली है कि भाई सुएज कैनाल कैसे स्ट्रेटेजिक है, फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज कैसे स्ट्रेटेजिक है। और दिक्कत अभी नीचे बताई कि दिक्कत कहाँ कहाँ पे चल रही है, तो पैनामा कैनाल है, वहां पे वाटर लेवल लगातार कम होता गया है। फिर ये जो मैंने नीचे बताया पर्शियन गल्फ वाले एरिया में, और अपना जो बाब अल मंदब वाला एरिया है वहां पे भी टेंशन चल रही है। बता देता हूँ मैं यहाँ पे। सबसे पहले हम पनामा कैनाल देख लेते हैं, पेन बदल दीजिए सिर्फ। ये देखो ये अगर अपना नॉर्थ अमेरिका है और ये साउथ अमेरिका, दोनों को जोड़ती हुई कड़ी जो है वो है पैनामा कैनाल। यहाँ से ना पूरा का पूरा एक रास्ता, एक छोटी सी कैनाल बनी हुई है, ये पनामा कंट्री है वहां पे ही। और ये इतनी छोटी है ना कि एक बार में एक ही शिप निकल सकती है। वो भी कैसे निकलती है? देखो कुछ ऐसे है कि ये ऊपर वाला एरिया यहाँ पे पानी भरा हुआ है, और ये एटलांटिक ओशन वाला एरिया यहाँ पे पानी भरा हुआ है। एक शिप आती है, इस एरिया में रुकती है, फिर इसको कायदे से ऊपर ऊपर उठाया जाता है पानी भर के,
फिर ये ऊपर उठता है, एक स्टेबल पे पहुंचता है, फिर वही इससे ऊपर उठाया जाता है और फिर ऐसे पहुंचता है। तो धीरे धीरे स्टेप्स में ऊपर चढ़ता है। जैसे हम सीढ़ी चढ़ते हैं ना, वैसा ही समझ लीजिए कि शिप सीढ़ियां चढ़ रहा है पानी भर भर के। तो ये जो पैनामा कैनाल है, इस एरिया में पानी ही कम पड़ रहा है और ये पानी पे ही चलता है। एक और बार मैं अगर आपको हल्के से मैं समझा दूं, तो देखो ये काम कैसे करता है। ऐसे ना कैनिस्टर्स होते हैं पनामा कैनाल के अंदर, ऐसे कैनिस्टर्स। क्योंकि वाटर लेवल दोनों में अलग अलग है, कि यहाँ पे वाटर लेवल थोड़ा नीचे है और यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर है, ऐसा समझिए आप। तो जब यहाँ से शिप आती है ना, तो यहाँ पे इसको रोका जाता है, फिर इसमें पानी भरा जाता है। पानी भरता है मतलब यहाँ पे अगर शिप है तो पानी भरेगा तो धीरे धीरे शिप ऊपर जा जाएगी, और जब इस लेवल पे आ जाती है तब शिप को आगे बुला लिया जाता है। ओके, फिर अगेन इसमें अभी वही पानी भरा जाएगा। पानी भरता जाएगा, जैसे जैसे वाटर लेवल ऊपर आ जाएगा, इस सामने वाले के सामने आ जाएगा, तब हम शिप को वही आगे बढ़ाएंगे और बस ऐसे शिप निकल जाएगी। तो ये स्टेप्स शिप को आगे लेने पड़ते हैं। और समझ लीजिए इसी जगह पे अगर पानी ही कम हो गया तो हम शिप को ऊपर नीचे कैसे करेंगे, इम्पॉसिबल हो जाएगा। आप एक बार ना देखना पनामा कैनल का मैकेनिज्म कैसे काम करता है, अमेजिंग है। 1 मिनट का वीडियो में आपको पता चल जाएगा। और यहाँ पे पानी का खत्म होना मतलब पूरे के पूरे अमेरिका में आपका ट्रेड न हो पाना। और अमेरिका इज वेरी बिग मार्केट, पूरे वर्ल्ड की ऐसा समझ लीजिए कि 30-40% मार्केट वो कवर करती है। ओके, आगे देखते हैं दूसरे में क्या दिक्कत है। पनामा तो देख लिया, फिर ये बाबल मंदब वाला स्टेट जगह। देखो सबसे पहले मैं ये बता दूं, पर्शियन गल्फ वाला, तो वो तो आपको पता ही ना, ऑलरेडी वॉर चल रहा है ईरान का और इजराइल का, तो यहाँ पे टेंशन है पर्शियन गल्फ रीजन में। और फिर नीचे वाला बाबल मंदब वाला, वो तो हमने देख लिया कि वहां पे भी टेंशन है, किसका, हाउदी रेबल्स जो है उनका। ओके, ये दोनों की जगह कौन कौन सी है भाई, एक बार याद कर लेते हैं। तो पर्शियन गल्फ फॉर पी, फिर ये कौन सा स्ट्रेट आता है बीच में, एक सेकंड इरेज करने दो। ये कौन सा स्ट्रेट है पर्शियन गल्फ को, तो एच, एच फॉर हॉर्मोज, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज। और यहाँ पे कौन सी जगह है वाटर बॉडी, तो ओमान, गल्फ ऑफ ओमान। तो हमारा क्या बन जाएगा कोड, ऊपर वाला PHO और नीचे वाला ये है सॉरी ये है रेड सी। फिर ये जो स्ट्रेट है जो छोटा सा जोड़ रहा है, उसका नाम है बाब एल मंदेब। और ये जो वाटर एरिया है वो क्या है, तो वो है गल्फ ऑफ एडन, गल्फ ऑफ एडन। ओके, तो इसका कोड क्या बन जाएगा, RBA। ओके, डन है। तो आप ऐसे ही याद रखोगे, PHO RB है। मुझे शुरुआती फेज में याद रखने में काफी दिक्कत होती थी, तब मैंने ये बनाया था कि अच्छा मैं ऐसे याद रखूंगा अभी। ओके चलिए, तो ये चौक पॉइंट्स मैंने बता दिए। और कौन कौन से इंपॉर्टेंट स्टेट्स होते हैं या फिर चौक पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि स्टेट ऑफ जब्राल्टर, ये अटलांटिक ओशन और मेडिटेरियन ओशन को जोड़ता है। ये अगेन आपको पता ही होगा, ये जो बड़ा एरिया है यहाँ पे, ये मेडिटेरियन ओशन है, और यहाँ पे जो एरिया वाटर बॉडी है वो अपना अटलांटिक ओशन है। और इन दोनों के बीच में ये जो छोटी सी जगह है ना, यही है स्ट्रेट ऑफ जब्राल्टर। ठीक है, ओके चलो आगे देखते हैं। फिर है स्ट्रेट ऑफ मलक्का, वो तो मैंने बता ही दिया, ये रहा मलक्का अपना। ठीक है, स्ट्रेट ऑफ मलक्का। और फिर कौन सी जगह है, टर्किश स्ट्रेट। टर्किश स्ट्रेट तो मैंने कल ही बताया है, कल ही हमने देखा है। ये ब्लैक सी वाला रीजन आप देखोगे ना, वहां पे आपको मिल जाएगा। ये रहा टर्किश स्ट्रेट्स। टर्किश स्ट्रेट्स इसको बोलते हैं भाई। तो ये जो बॉस्फोरस स्ट्रेट्स है, ये हमारा डल्डनाल स्ट्रेट है, ये दोनों टर्किश स्ट्रेट्स का पार्ट है। टर्किश स्ट्रेट क्यों भाई, क्योंकि ये बड़ी सी जो कंट्री आपको दिख रही है टर्की है, इसलिए टर्किश स्ट्रेट्स। ओके चलिए अभी आगे देखते हैं। ये पूरी न्यूज खत्म हो गई है, इसी से मैंने क्वेश्चन दिया है, तो ध्यान से करना, ठीक है। और हाँ वैसे इससे दिया नहीं है, इससे PYQ आ चुका है कि कैसे हमारे में ट्रेड के लिए स्ट्रेट्स और एनिस्तुमस होते हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, ये वाला ट्रेड, ये मैंने आपको 2-3 दिन पहले क्वेश्चन दिया था, अभी आप शायद अटेम्प्ट कर पाओगे। तो ये भाई सारे वर्ल्ड को जोड़ते हैं, एनर्जी सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, रिसोर्स एक जगह से दूसरी जगह पे हो सकता है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो सकता है अलग अलग देशों का, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, पीपल्स पार्टिसिपेशन, बहुत सारी चीजें होती हैं, आप इजीली लिख सकते हैं। ठीक है, सिर्फ आपको जगह पता है वही काफी है। ओके चलिए, और देखो आज से मैंने ये शुरू किया है, जैसे हमने जो भी डिस्कस किया ना उसके ऊपर का PYQ, जैसे हमने CPEC ऊपर डिस्कस किया, तो ये रहा उसका PYQ जो आ चुका है। फिर अभी स्ट्रेट एंड इंस्ट्रूमेंट्स किया, तो ये उसका PYQ है। फिर ये BRI, तो उसका PYQ। टर्की, तो ये रहा उसका भी, ये एक्स्ट्रा दिया है, अगर आपको आता हो तो लिख सकते हो, बाकी आप छोड़ दीजिए। ये ऐसे ही दिया है, आपको अटेम्प्ट करने का जरूरत नहीं है। और फिर ये नीचे वाली न्यूज का है, चलिए आगे देख लेते हैं।
की डिसीजन टेकन टू स्ट्रेंथन ग्राम पंचायत अक्रॉस द कंट्री। ओके, तो पंचायती राज तो आपको पता है, ठीक है, पंचायत आपको पता है। जैसे हमारा नेशनल लेवल पे सेंटर गवर्नमेंट होती है, फिर स्टेट लेवल पे स्टेट गवर्नमेंट होती है, वैसे ही विलेज लेवल पे लोकल लेवल पे हमारी ग्राम पंचायत होती है। पर ये ग्राम पंचायत में ना काफी दिक्कतें आती होती है, तो इसी को ठीक करने के लिए हमने स्कीम लाई थी, रिवैम्प्ड राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान। ग्रेट। कौन, मेन एम क्या था इसका? तो जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस है उसको वाइब्रेंट सेंटर बनाना फॉर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, और फोकस करना लोकलाइजेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ग्रेट। ये एक सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम थी, मतलब स्टेट में और सेंटर में इसका पैसा 50-50 बट के आता है, मतलब कैसे भी इन शॉर्ट बट के आता है। टेन्यूर 25-26 तक का है, और ये सारे स्टेट्स एंड यूटी को कवर करती है, इवन उधर भी जहां पे पंचायत एग्जिट्स ना करती हो। ओके, तो मेन फोकस क्या है? तो पंचायत को डेवलप करना, दैट्स इट। ये स्कीम का मेन मोटिव है। अभी देखो पंचायत में दिक्कत, इसी के अंदर ना हमने कमेटी भी बनाई हुई है, सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी, और यही करती है कि पंचायत के अंदर कौन सी भी दिक्कत आएगी तो उसको हम ठीक करेंगे, कोई रिकमेंडेशन प्रोवाइड करेंगे, एटसेट्रा। ओके, अभी चैलेंजेस आते क्या क्या है भाई पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस के अंदर? तो आपको ही पता है, जो हमारी पंचायत है उधर के लोग पूरी तरीके से स्किल्ड नहीं है, एजुकेटेड नहीं है, और इसकी वजह से उन्हें पता ही नहीं होता है कि हमें क्या काम करना चाहिए, या फिर हम क्या काम कर रहे हैं, या फिर ये कैसे हो सकता है, ये सब पता ही नहीं चलता है, तो गवर्नेंस में उनको दिक्कत आती है। फिर दूसरा, लैक ऑफ सपोर्ट स्टाफ, जो कंप्यूटर ऑपरेटर्स हो, डेटा एंट्री हो, सेक्रेटरी हो, वो बहुत कमी होती है। अभी आप खुद ही देखोगे कि कोई एक सेक्रेटरी ना वो 4-5 गांव संभाल के बैठा है, तो वो काम किस तरीके से कर पाएगा? नॉट पॉसिबल। फिर रूरल अर्बन डिवाइड भी है, कि जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मैंने अर्बन एरिया में तो बहुत अच्छा देखने को मिलता है, पर रूरल एरिया में जाते हैं तो कुछ भी नहीं मिलेगा। अभी आप खुद सोचिए कि जो वाईफाई की कनेक्टिविटी है, क्या वो गांव में आ सकती है? नहीं आ सकती है। तो कोई गांव में बैठा हुआ व्यक्ति वीडियो बना सकता है? कभी भी नहीं बना पाएगा, क्योंकि वीडियो अपलोड ही नहीं कर पाएगा हर दूर, इतने बड़े बड़े। तो ये है रूरल अर्बन डिजिटल डिवाइड। और अदर चैलेंजेस में सर्विस डिलीवरी के इश्यूज भी हैं, लैक ऑफ लिटरेसी है, ये सब आपको पता है, ठीक है। तो ये दिक्कतें हैं पंचायत राज इंस्टीट्यूशन की, ध्यान से करना। इसी से हमारा मेंस का क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, ठीक है, ये भी पीवाईक्यू ही है। और भी आप डाइवर्सिफाई कर सकते हो कि भाई पति प्रधान सिस्टम देखने को मिलता है, ये सिस्टम जो है वो इंक्लूसिव नहीं है, उधर भी हमें डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स देखने को मिलती है, एक्सेट्रा। ये सब आप यूज कर सकते हैं, जो आप डे टू डे मर्राज देख रहे हैं अपने आसपास। इनिशिएटिव क्या क्या है इसके लिए? एड्रेस चैलेंजेस, एड्रेस करने कैसे करेंगे? तो अडॉप्ट करना है हमें स्टैंडर्डाइज ऑनरेरियम सिस्टम अंदर रिवैम्प्ड जो स्कीम लाए हैं ग्राम स्वराज अभियान, जिसमें हम फेयर कंपटीशन रखेंगे और कंसिस्टेंसी रखेंगे ट्रेनिंग के लिए। ग्रेट। फिर हम लॉन्ग टर्म डोमेस्टिक ट्रेनिंग प्रोग्राम लाएंगे, जिसमें हम स्पेशल प्लानिंग, डिजास्टर मैनेजमेंट, फिर स्मार्ट क्लासरूम जैसी चीजें बनाएंगे। ओके, ये इनिशिएटिव ले लिए हैं, इसके ऊपर काम चल रहा है। फिर ऑगमेंटिंग पंचायत इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि पंचायत भवन बनाना जिसमें कॉमन सर्विस सेंटर्स अवेलेबल हो, और जहाँ पे डिजिटल गवर्नेंस भी आपको मिल जाए। फिर पंचायत इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना जहाँ पे आपको वाइब्रेंट विलेजेस ऑफ बॉर्डर एरियाज ऑफ नॉर्थ ईस्ट एंड जम्मू कश्मीर, मतलब कि नॉर्थ ईस्ट में और जम्मू कश्मीर रीजन में वाइब्रेंट विलेजेस बनाना, और वहां पे पंचायत इंफ्रास्ट्रक्चर को इन्वेस्टमेंट करना। दैट्स इट। अभी देखो मैंने जो आपको क्वेश्चन दिया ना, यही क्वेश्चन है कि इन एब्सेंस ऑफ वेल एजुकेटेड एंड ऑर्गेनाइज्ड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट सिस्टम, नहीं नहीं ये नहीं, ये तो मैंने कैंसिल कर दिया, ऊपर वाला देख लीजिए, क्योंकि ये आपको ना थोड़ा हार्ड पड़ेगा लिखने में, इसलिए ऊपर वाला दे दिए, वो हल्का सा इजी है। क्या बोल रहे हैं कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट सिस्टम इन इंडिया इज नॉट प्रूव टू बी इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट ऑफ गवर्नेंस। नाम से ही पता चल रहा है कि भाई इन शॉर्ट लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इफेक्टिव तरीके से गवर्नेंस का काम नहीं कर पाई है। अब इस स्टेटमेंट को आपको क्रिटिकली एग्जामाइन करना है। क्रिटिकली एग्जामाइन मतलब आपको खुद क्रिटिकली सोचना है कि कितनी हद तक ये बात सही है और कितनी हद तक ये बात गलत है, और एट लास्ट आपको अपने व्यूज देने हैं टू इम्प्रूव द सिचुएशन। ओके, तो आप इसमें स्ट्रक्चर क्या लिखोगे? तो सबसे पहले तो आपको इंट्रोडक्शन में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में लिखना है। फिर आपको इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है कि क्यों सही तरीके से काम नहीं कर पाया है, ठीक है। इसमें आप उसके कुछ एग्जांपल लिख सकते हो उसके फेलियर के,
या फिर आप चैलेंजेस भी लिख सकते हो कि भाई इसकी वजह से ये नहीं कर पाया पूरी तरीके से। और एट लास्ट आपको पता है ना, क्रिटिकली एग्जामिन कर रहे हो, क्या पूरी तरीके से खराब हुआ है? नहीं। तो कुछ आप उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी लिखोगे कि हालांकि पूरी तरीके से खराब नहीं है, ये उसका अच्छा भी है। और फिर आप कंक्लूड करोगे अपने रिकमेंडेशन देके कि कैसे हम लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को और अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, आपकी एक क्लास में रिकमेंडेशन देनी है। फिर क्या कंक्लूजन नीडेड है? देखो, कायदे से आपने रिकमेंडेशन दे दी ना, तो नीडेड है नहीं, चल जाता है, अपना लिखो ना। बट फिर भी आपके पास जगह हो तो इवन 2 लाइन का भी लिख दो, बट कंक्लूजन लिख दो, क्योंकि कई बार होता है कि एग्जामिनर को कंक्लूजन चाहिए तो ही आपको मार्क्स देगा वो, इसलिए लिख दो। ओके, पूरा मैंने स्ट्रक्चर बता दिया है, अब पॉइंट्स आपको लिखने हैं भाई। हाँ यार, मैंने आपको ये सिग्निफिकेंस नहीं बताया ना लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का या फिर सिस्टम का, तो सिग्निफिकेंस यहाँ पे बता देता हूँ। देखो, ये सब बनाया, उसका मेन फायदा क्या हुआ है? तो सबसे पहले डाइवर्स जो भी व्यू है, मल्टीपल वॉइस है, उन सबको ही सुनने का मौका मिलता है। ठीक है, तो वॉइस सिर्फ लिख देता हूँ, ठीक है, आप इससे समझ लीजिएगा। फिर जो गांधी जी का मोटिव था ग्राम स्वराज का, उसको हम फॉलो करते हैं, ग्राम स्वराज का गांधी जी वाला मोटिव। फिर ये प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबिलिटी, वुमेन एम्पावरमेंट, लोकल लीडरशिप सबको प्रमोट करता है। जो भी आपको अच्छा लगे वो लिख सकते हो आप। वुमेन एम्पावरमेंट लिख दीजिए, चलिए वो अच्छा है, पॉइंट है। ठीक है, वुमेन एम्पावरमेंट और लोकल लीडरशिप, लीडरशिप। फिर ये बॉटम अप अप्रोच यूज करता है। बॉटम अप अप्रोच मतलब क्या? एकदम लोअर लेवल पे जो प्रॉब्लम आ रही है उसको बॉटम पे आइडेंटिफाई करना और फिर ऊपर भेजते रहना और उसका सॉल्यूशन लेते आना। तो ये बॉटम अप अप्रोच यूज करता है, बॉटम अप अप्रोच। या फिर ये भी आप लिख सकते हो कि ये ग्रास रूट्स डेमोक्रेसी के इश्यूज को एड्रेस करता है। ग्रास रूट डेमोक्रेसी की एंड तक डेमोक्रेसी पहुंचती है और उधर के आप जो भी प्रॉब्लम है उसको भी सॉल्व करते हो। फिर ये भाई पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी का भी पार्ट है, पार्टिसिपेट डेमोक्रेसी। ओके, क्लियर है? इतना काफी है, 6-7 पॉइंट तो बहुत बोल दिए मैंने। आपको भी और कोई सूझ रहा हो तो आप लिख सकते हो। और एट लास्ट आप रिकमेंडेशन क्या लिख सकते हो? क्या अंदर क्या लिखोगे वो नहीं बता रहा हूँ, ऊपर का ही बता रहा हूँ कि सेकंड एआरसी की रिपोर्ट को आप कोट कर सकते हो। फिर गांधी जी के प्रिंसिपल्स को आप कोट कर सकते हो। फिर फाइनेंशियल ऑटोनॉमी की बात कर सकते हो, टैक्सेस एसेट्रा की बात करो। फिर जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है उसकी बात करो, और इवन जो ये सीईसी ने भी रिकमेंडेशन दी है, इनिशिएटिव लिए हैं, इसको भी बात कर सकते हो। ठीक है, पूरा आंसर मैंने डिस्कस कर लिया है। और आपको अटेम्प्ट जरूर करना है भाई, अटेम्प्ट नहीं करोगे तो फिर वो ठीक नहीं है, फिर मेरी मेहनत भी गई और आपका देखने का भी पानी में गया। चलिए अभी आगे देखते हैं कि बायोडाइवर्सिटी रूल्स। देखो, सबसे पहले तो हमारा एक्ट है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2023। ये पहले एक्ट जो था, ओरिजिनल जो एक्ट है वो है बायोडाइवर्सिटी, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। फिर हमने अमेंडमेंट कर करके बढ़ा दिया है। अभी इसका फोकस क्या है, सबसे पहले एक्ट को ही देख लेते हैं। तो ये यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ सीबीडी 1992 जो बॉडी बनी हुई है, उसके जो ऑब्जेक्टिव्स है उसको फुलफिल करने के लिए हमने ये बनाया था। ओके, इसमें हमने 3 स्टीयर स्ट्रक्चर बनाया कि सबसे पहले एक नेशनल बायोलॉजिकल बायोडाइवर्स डाइवर्सिटी अथॉरिटी होगी जो नेशनल लेवल पे काम करेगी। फिर स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड होगा जो स्टेट लेवल पे काम करेगा। और एट लास्ट लोकल लेवल पे भी बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी होगी। और ये सब का मेन फोकस क्या रहेगा? तो बायोडाइवर्सिटी को बचाना, उसके रूल्स रेगुलेशन फॉर्म करना, और अगर कोई उसको तोड़ता है तो पेनल्टीज भी देना। और दूसरा क्या फोकस रहेगा कि नागोया प्रोटोकॉल है, जिसमें हम बात करते हैं एक दूसरे के साथ ट्रेड करने की। कोई चीज अगर ऐसी है जिसमें हमने कोई जेनेटिक मॉडिफिकेशन करके कोई नई चीज बना ली है, कोई प्लांट स्पीशीज में चेंज किया है, तो एक दूसरे के साथ ये नॉलेज को शेयर करना है, दैट्स इट। यही बात करता है नागोया प्रोटोकॉल। और इसमें कौन मेन ये काम करेगा, कौन इंडिया की तरफ से? तो ये सब बॉडीज करेंगी। ग्रेट, अभी देख लेते हैं चीज क्या चेंज होने को बोल रही है। तो भाई बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी ये किसके थ्रू बनती है? तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2000 थ्रू, जो हमने नीचे ही देख लिया। इसमें ये अपॉइंट करेंगे चेयरपर्सन को, जो कि 3 साल तक ऑफिस होल्ड कर पाएगा और साथ ही साथ री अपॉइंट भी हो पाएगा। ये कौन अपॉइंट करेगा? तो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा। ओके, फिर इसके अंदर एक नेशनल बायोडाइवर्सिटी फंड बनाया जाएगा, अगेन इसी एक्ट के थ्रू। इसमें जो भी पेनल्टीज आप लगा रहे हो, जो और किधर से पैसा आ रहा है, वो सब इसके अंदर डाल देना है। ठीक है, पेनल्टीज कीजिए कि समझ लीजिए
किसी ने रूल्स जो थे उनका वायोलेशन कर दिया, तो 1 लाख से लेकर 50 लाख तक का उसके ऊपर आप पेनल्टी डाल सकते हो। और अगर वो फिर से वायोलेट करता है तो अगेन एडिशनल पेनल्टीज भी डाल सकते हैं। और ये सारा का सारा पैसा जाता कहाँ पे है? तो इसी फंड के अंदर जाता है, नेशनल बायोडायवर्सिटी फंड। फिर आप टेक्निकल गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे, बायोडायवर्सिटी रिलेटेड एग्रीमेंट साइन करेंगे, डेटाबेस सेट करेंगे और जिसके अंदर ट्रेडिशनल नॉलेज की भी बात हम करेंगे। ओके, नॉर्मल सब बात है, कोई जानने का जरूरत नहीं है आगे। और अगेन इसके रिलेटेड कौन सा क्वेश्चन आ गया है, तो देखिए ये बायो ये वाला क्वेश्चन आ गया था, ठीक है। अटेम्प्ट जरूर कीजिएगा, अगेन आप मन में कर लीजिए, फाइन है। और ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का मैंने आपको बता दिया। ओके, अभी देखो न्यू स्टडी आई है कि डायमंड से जो डस्ट निकलती है, डायमंड की जो डस्ट है, अगर उनको हम अपने एटमॉस्फेयर में छिड़क देते हैं ना, तो उससे हम अपनी गर्मी कम कर पाएंगे। बट देखो इतना बकवास बोला है, सुनो क्या बोल रहा है कि 5 मिलियन टन जितने डायमंड्स को, 5 मिलियन टन बहुत ज्यादा है, और वो भी हम एन्युअली 75 ईयर्स तक ये अगर एटमॉस्फेयर में फेंकते रहें, तो हम लोअर कर पाएंगे अपने ग्लोबल टेम्परेचर को बाई 1.6 सेल्सियस। मतलब कितना ही बकवास बात है कि इतना सारा डायमंड आप इतने सारे सालों तक फेंकोगे, तब जाके आपका एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर 1.6 कम हो सकता है। इससे अच्छा इमिशन कम कर लीजिए, ठीक है ना। बट हाँ, ये हो सकता है, वो बात आपको याद रखनी है अगर आ जाए तो। क्यों कम होगा? डायमंड है ना, तो आपकी जो हीट आ रही होगी सन से, वो इसको इजीली रिफ्लेक्ट कर देगा। और मेन इसका फायदा क्या है कि एटमॉस्फेयर में क्लम्प नहीं हो जाता, कि रह नहीं जाता, कि दूसरे पार्टिकल्स को पकड़ ले और ग्रीन हाउस गैस कर दे, मतलब ग्रीन हाउस गैस को ट्रैप कर दे, तो ये ऐसा नहीं करता है, तो ये भी अच्छी बात है। अदर अल्टरनेटिव्स हमारे पास कौन कौन से ऑलरेडी हैं, तो सल्फर ऑक्साइड्स हम सेम यूज करते हैं। फिर दूसरा ये डायमंड डस्ट, ओके। और भी बहुत कुछ होता है, बट मेन डिफरेंस क्या है सल्फर ऑक्साइड में? सल्फर ऑक्साइड अगर ज्यादा हो जाए ना, तो ये ओजोन को भी डिप्लीट करता है और एसिड रेन भी करवा सकता है, जबकि डायमंड डस्ट से ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। ये किसका पार्ट है? तो ये जियो इंजीनियरिंग का पार्ट है। देखो, जियो इंजीनियरिंग या फिर क्लाइमेट इंजीनियरिंग। जियो क्यों बोला? क्योंकि जियो मतलब अर्थ, तो ये अर्थ की इंजीनियरिंग है ना, इसलिए जियो इंजीनियरिंग या फिर क्लाइमेट इंजीनियरिंग। मतलब क्या है इसका? तो लार्ज स्केल इंटरवेंशन इन अर्थ क्लाइमेटिक सिस्टम विथ एम ऑफ रिड्यूसिंग ग्लोबल वार्मिंग। यस, अभी देखो आप खुद सोचिए, लॉजिकल है थोड़ा सा, नहीं है ना? तो इसका क्रिटिसिज्म भी क्या होगा, कंसर्न्स क्या है देख लीजिए। तो ये अंडरमाइन करता है एग्जिस्टिंग क्लाइमेट पॉलिसीज को, जो कि ऑलरेडी अच्छी है, कि हम इमिशन कम करेंगे, रेन्यूएबल एनर्जी की ओर जाएंगे, तो ऑलरेडी कम हो जाएगा। फिर इसको डेवलप करने में बहुत हाई कॉस्ट जाती है, डेफिनेटली डायमंड्स की बात है। और इसमें हमें ये भी दिक्कत होती है कि कुछ अगर गलत सुलत हो गया ना, तो पूरी की पूरी सिस्टम के हम बैंड बजा देंगे, ह्यूमन, ओशन, ग्लोबल टेम्परेचर सब खत्म हो जाएगा। ओके, तो भाई जियो इंजीनियरिंग ये कंसर्न्स है, इसमें मेन कैटेगरीज कौन सी है वो बीच में देख लेते हैं, ठीक है। जियो इंजीनियरिंग की टेक्निक दो है, एक तो कार्बन को रिमूव कर देना, कार्बन डाइऑक्साइड को, और दूसरा सोलर रेडिएशन को आने ही ना देना, उसको मैनेज कर देना। ओके, कार्बन कैसे हम मैनेज कर पाएंगे? तो कार्बन कैप्चर कीजिए और स्टोरेज कीजिए। हम बोलते ही है ना कि कार्बन सिक्वेस्टर है, वेटलैंड कार्बन सिक्वेस्टर, ये प्लांट हम बना रहे हैं कार्बन सिक्वेस्टर। इसमें क्या है कि ये कार्बन जो भी रिलीज होगा ना, उसको ये पकड़ लेंगे और कहीं पे स्टोर कर देंगे, कि इन फ्यूचर अगर कोई काम आता है तो काम लेंगे। इसका कोई एग्जांपल है? यस, आइसलैंड में ओकरा करके है, वहां पे सबसे बड़ी कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज की प्लांट है, दुनिया की सबसे बड़ी, ओकरा। और फिर दूसरा क्या है, ओशन को फर्टिलाइज करना, कि ओशन के अंदर आप न्यूट्रिशन बढ़ा दीजिए, तो ओशन के अंदर ऑटोमेटिकली फाइटोप्लैंक्टन्स ग्रो हो जाएंगे, और फाइटोप्लैंक्टन्स क्या करते हैं? CO2 को रिमूव करते हैं। तो सेम ये भी, इससे भी आपका कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस हो जाएगा। ओके, ये दो टेक्निक हो गई। फिर सोलर रेडिएशन, कि भाई अर्थ के टेम्परेचर को ही कंट्रोल करना, तो सबसे पहले जो स्ट्रेटोस्फियर है, स्ट्रेटोस्फियर के अंदर हम सल्फेट डाल देते हैं, हमने ऊपर भी देखा था ना, ये सल्फर डाइऑक्साइड, तो सल्फेट डाल देते हैं, इसलिए जो स्ट्रेटोस्फेयर है उसका रेडिएशन में रिफ्लेक्शन बढ़ जाए, कि जो भी रेज आ रही है ना, उसको ये इजीली रिफ्लेक्ट कर दे। तो ये एक हो सकता है। और दूसरा है मरीन क्लाउड ब्राइटनिंग, तो जो क्लाउड है ना ऑलरेडी, उस क्लाउड में हम सॉल्ट को स्प्रे कर दें, तो इससे जो क्लाउड है वो ब्राइट हो जाएगा, और जो जितना ब्राइट है उतना वो रेडिएशन को रिफ्लेक्ट कर देगा। तो ये दो टेक्निक है जो हम यूज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल टेक्निक और दूसरा सोलर रेडिएशन मैनेजमेंट। ओके, ये याद रखना आप, नॉर्मल सी बात है एकदम ही, बट बेसिक पता होगा ना, तो कोई उल्टा सुल्टा भी क्वेश्चन आ जाए तो आपको दिक्कत नहीं होगी।
फिर क्या है भाई, रिपोर्ट ने बोला है लैंडसेट काउंटडाउन ऑन हेल्थ, रिपोर्ट ने किसके साथ कनेक्टेड है, क्लाइमेट चेंज, वो रिलीज हुई है। फिर से देख लीजिए, लैंडसेट काउंटडाउन ऑन हेल्थ एंड क्लाइमेट चेंज रिलीज, ओके। क्या बोल रहा है, तो जो इंक्रीज हो टेम्परेचर है वो उसमें लगातार इंक्रीज हो रहा है। अभी तक हमारा एम क्या है पेरिस एग्रीमेंट के अंदर, हमने बोला है कि प्री इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के टाइम जितना भी टेम्परेचर था उसका हम 1.5 सेल्सियस जितना ही बढ़ने देंगे। मतलब कि समझ लीजिए कि उस वक्त 30 सेल्सियस था, तो हम हाईएस्ट अभी का तक कितना होने देंगे, 31.5, कि 1.5 ही बढ़ने देंगे। और इस रिपोर्ट ने क्या बोला है कि 2023 तक 3 तक ही हम 1.45 तक तो बढ़ चुके हैं, मतलब सिर्फ 0.5 जितना बचा है बढ़ने में। तो डेफिनेटली चांसेस है कि 1.5 हम ब्रीच कर जाएंगे जो हमने लिमिट सेट की है। फिर बोला है हेल्थ के ऊपर भी इम्पैक्ट बहुत पड़ रहे हैं क्लाइमेट चेंज के, क्योंकि हीट रिलेटेड मोर्टालिटी में 167% जितना राइज हो गया है बाई 1990s से लेकर, ओके। इसमें मेजरली इंडिया का हम देखें, ये डेटा आपको नोट्स में डाल देना है, तो इंडिया ने मॉडरेट टू सीरियस रिस्क फेज किया है, जिसके अंदर हम 100 डेज पर ईयर अपने वर्किंग आवर को खो रहे हैं। मतलब सोचो पूरे साल में 100 जितने दिन बंदा काम नहीं कर पाया क्योंकि धूप इतनी थी, ये अप्रोक्स निकालते हैं, ठीक है। और दूसरा क्या है कि इस गर्मी की वजह से कितना नुकसान हो गया लेबर आवर्स को, कि लेबर भाई एकदम दोपहर में 2 बजे काम नहीं कर पाए, तो ऐसे कितने घंटे हमारे बर्बाद हो गए। तो वही 181 बिलियन जितने, मतलब कि 18 बिलियन जितना पैसा आ सकता था अगर इस लेबर आवर्स में हम काम करते, ये बर्बाद हो गया ड्यू टू हीट। तो ये दोनों आपको याद रखने हैं, 181 बिलियन जितना नुकसान और 100 डेज पर ईयर जितना नुकसान। और ये कौन बोल रहा है, तो लैंसेट की रिपोर्ट बोल रही है, ओके। फिर यही इकोनॉमिक लॉसेस ग्लोबलाइज देखे तो 227 बिलियन जितना हो गया है, ओके ओके। फिर रिकमेंडेशन क्या बोली गई है कि आप लेके आइए असेसमेंट, कौन एरिया ज्यादा वल्नरेबल है और किधर एडेप्टेशन की जरूरत है, सब कुछ असेस कीजिए आप। और जो भी आपकी क्लाइमेट चेंज की पॉलिसीज बन रही है उसमें मेन फोकस में रखिए हेल्थ को, कि हेल्थ के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, कैसे टैकल करें। और फिर इंकरेज कीजिए सस्टेनेबल और रैपिड एनर्जी ट्रांजिशन को, ग्रेट। मेन आपको वही याद रखना है कि इंडिया 100 डेज ऑफ अ ईयर जितने लॉस किया है, और टोटल लेबर आवर गिने तो कितने आवर होंगे, तो 181 जितने आवर होंगे। ये पैसा नहीं है, हाँ, अगर मैंने गलती से पैसा बोल दिया हो तो ये पैसा नहीं है, ठीक है। 181 बिलियन आवर है, उतने घंटे, ओके। अभी शॉर्ट न्यूज देखते हैं, बड़ी सारी कवर हो गई ना, हाँ भाई सारी कवर हो गई है बड़ी। चलिए, सबसे पहला है हमारा नोबल सॉरी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। तो देखो नाम से ही पता चल रहा है इसका मेन मोटिव क्या है, तो लोगों में फूड बांटना, पीस, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, सब कुछ, लोगों का ध्यान रखना, उसके राइट्स को प्रोटेक्ट करना, एसेट्रा, ठीक है। मेन इसने अभी अभी ये बोला है कि जो क्राइसिस गाजा में चल रहा है ना, ऐसा ही चलता रहा तो गाजा में फेमाइन आ जाएगा। ये वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की बात देख ले तो इनको 1961 में फॉर्म किया गया था, रोम में इसका हेडक्वार्टर है, और ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ह्यूमैनिटेरियन एजेंसी है, ग्रेट। इसी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को नोबेल पीस प्राइज भी मिला हुआ है। ये पीस प्राइज किसके नाम से दिया जाता है, तो अल्फ्रेड नोबेल के नाम से दिया जाता है। ये ना अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे ही क्यों दिया जाता है, तो ना एक छोटी सी कहानी है। आपने डायनामाइट का नाम सुना होगा ना, बॉम्ब होता है डायनामाइट, तो इसको किसने खोजा था, तो यही अल्फ्रेड नोबेल ने खोजा था। एक दिन अल्फ्रेड नोबेल को ना सपना आता है कि भाई उनकी डेथ हो गई है, और न्यूज़पेपर में कटआउट भी यही आया है कि भाई डायनामाइट किंग अल्फ्रेड नोबेल की हत्या, हत्या क्या सॉरी डेथ। और दूसरी न्यूज छपी होती है कि भाई लोगों लाखों लोगों की जान जीने लाने वाले डायनामाइट किंग अल्फ्रेड नोबेल की हत्या। तो उन्हें बहुत बुरा लगता है उस सपने में भी कि यार अगर मैं मर जाऊंगा तो मेरे बारे में लोग ऐसा छापेंगे कि मेरी वजह से ये बॉम्ब बना और उसकी वजह से इतने सारे लोग मर गए। तभी से वो दूसरे दिन उठते हैं और सारे पीस के काम ही शुरू कर देते हैं कि जब मैं जाऊं ना तो मेरे नाम के पीछे पीस की बात की जाए। और वो इतना अच्छा काम करते हैं कि आज हम उनके नाम से ही पीस प्राइज देते हैं, और ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा पीस प्राइज है, नोबेल पीस प्राइज। तो उसका मतलब क्या है कि अगर हम चाहें तो किसी भी चीज को चेंज कर सकते हैं। उनकी छवि डायनामाइट किंग से बदलकर पीस प्राइज की बन गई, तो इट इज जस्ट एन आउटस्टैंडिंग। आप इस कहानी को कहाँ यूज कर पाओगे, तो अपने ऐसे में यूज कर पाओगे, अपने GS4 के पेपर में यूज कर पाओगे। अगर आप सुनते हो तो ऐसा ध्यान दीजिए, ठीक है। ओके चलिए अभी आगे देखते हैं, आगे है ट्रांसफर प्राइसिंग।
देखो एग्जाम्पल से समझते हैं, बाकी आपको समझ नहीं आने वाला है, लिख के ले लीजिए। देखो क्या है कि समझिए कि रिलायंस रिलायंस नाम नहीं लेते हैं किसी का, ठीक है, एबीसी कंपनी है और वो भाई श्रीलंका के अंदर भी काम कर रही है और इंडिया के अंदर भी काम कर रही है। इंडिया के ऊपर प्रॉफिट पे टैक्स लगता है 30% और श्रीलंका के अंदर लग रहा है 10%। और ये कंपनी को दोनों जगह पे है ना, एबीसी, तो एबीसी अपनी तो दोनों जगह पे है। तो अब ये करेंगे क्या, समझ लीजिए कि एबीसी कंपनी है, वो फोन बना रही थी। अब ये करेंगे क्या, चीटिंग करेंगे कि ये फोन समझ लीजिए एबीसी कंपनी ने बनाया 100 रुपए में। ओके, 100 रुपए में बन गई, उसकी कॉस्टिंग 100 रुपए है। अब ये बेचेंगे कितने में भाई, तो ये अपनी ही कंपनी जो श्रीलंका में है उसको बेच देंगे 101 रुपए में। तो इसका प्रॉफिट मार्जिन कितना निकला, सिर्फ 1 रुपया निकला। तो इनको टैक्स कितने पे भरना पड़ेगा, 1 रुपये पे 30% भरना पड़ेगा। ग्रेट, इतना इधर तक तो ठीक है भाई। अब ये श्रीलंका में भी खुद की तो कंपनी थी, अब ये क्या करेंगे, 101 रुपए में लिया है तो ये यहाँ पे भी कितने में बेच देंगे, श्रीलंका में बेच देंगे ये समझ लीजिए 300 रुपए पे। और यहाँ पे कितना टैक्स है, यहाँ पे तो 10 रुपए ही टैक्स है, 10% ही टैक्स है, तो कोई इशू नहीं है। अगर इंडिया से ही ये महंगा बेचते, कि समझ लीजिए इंडिया से 200 रुपए में भी बेचते, तो उसको जो भी प्रॉफिट होता 100 रुपए जितना, उतने में टैक्स देना पड़ता। और यहाँ पे 30% टैक्स है और यहाँ पे 10% है। तो कहाँ पे टैक्स देना फायदे में रहेंगे कंपनी वाले, ये 10% पे। तो वो ऐसा ही करते हैं, ठीक है। और इसी चीज को हम बोलते हैं ट्रांसफर प्राइसिंग की। सेम चीज की अलग अलग प्राइस आप सेट कर देते हो, प्राइस को ट्रांसफर कर देते हो दूसरी कंट्री में। और फिर देखो ऐसा भी हो सकता है, ये 300 में इधर तो बन गई ना, खत्म हो गया, बेच रहे हैं। फिर कोई और कंपनी एबीसी की, समझ लो एबीसी कंपनी होगी कोई और नाम की, वही वापस इंडिया में इंपोर्ट करेगी और यहाँ पे वही बेचेगी। पर फिर भी अभी इनको टैक्स कितना देना पड़ेगा, समझ लो ये 300 रुपए की थी, इंडिया वाले ने जो नई कंपनी है बीसीए समझ लीजिए कोई कंपनी, उसने इंपोर्ट कितने में किया, तो 250 में इंपोर्ट किया और फिर बेचा इसने 260 में, और उसके ऊपर 10 रुपए कमाए। तो अगेन उसको टैक्स तो कितना भरना पड़ेगा, इस 10 रुपए पे ही भरना पड़ेगा। अभी समझ लियो वो इधर ही बेचता, अगर अब अपनी ही कंट्री में, श्रीलंका अगर वो जाता ही नहीं और अपनी ही कंट्री में बेचता 300 रुपए में, तो उसको इस 300 रुपए पे टैक्स भरना पड़ता। इन शॉर्ट इन्होंने किया क्या, अपना ही प्रोडक्ट पूरा का पूरा घुमा के उसकी प्राइस ट्रांसफर करवा ली। सो इट इज अ मेथड यूज्ड बाय मल्टीनेशनल कंपनीज टू मूव प्रॉफिट फ्रॉम कंट्रीज वेयर दे डू बिजनेस टू टैक्स हेवंस। ओके, तो वो अपनी कंट्रीज के जो प्रोडक्ट है वो उनको टैक्स हेवन में लेके जाएंगे। टैक्स हेवन मतलब क्या, जहां पे एकदम ही कम टैक्स है, टैक्स के लिए वो स्वर्ग समान है। बट जो अपनी बॉडी है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, वो इनके ऊपर हमेशा ध्यान रखती है आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन, कि वो देखती रहती है कि सारी कंपनी जो है वो इसी प्राइस पे बेच रहे हैं ना, कि ये एबीसी कंपनी 100 रुपए में बेच रही थी, ठीक है, पर इसके जैसी कोई दूसरी भी कंपनी है इसी सेक्टर की कंपनी, जैसे कि समझ लीजिए राजू कंपनी, क्या वो भी इसी 100 रुपए में बेच रही है, उनको परवड़ता है। इसी से वो चेक करते हैं कि हाँ भाई इस चीज की प्राइस में ट्रांसफर प्राइसिंग किया गया है या नहीं किया गया है, ठीक है। थोड़ा सा टेक्निकल था, समझ गए हो तो बहुत अच्छी बात है, बाकी छोड़िए, जाने दीजिए। मेन यही याद रखना कि कोई एक कंपनी अपने प्रोडक्ट को प्राइस में फ्लक्चुएट करवाने के लिए दूसरी जगह पे लेके जाती है जहां पे टैक्स कम हो। और गवर्नमेंट कैसे आइडेंटिफाई चेक करती है उसको, तो आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन के थ्रू। ओके चलिए आगे देखते हैं। अभी ये यू विन पोर्टल, आपने कोविन पोर्टल का नाम सुना था ना, सेम ये भी वैसा है, बट इसमें यू विन है। यू विन मतलब यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। ये प्रोग्राम आपको पता है, ठीक है। हम 12 बीमारियों के सामने वैक्सीन प्रोवाइड करते हैं चिल्ड्रन को, 6 से सॉरी फ्रॉम बर्थ से 16 साल तक के। हमने 12 के 12 याद किए हुए हो, आपको याद नहीं हो तो वापस जाके चेक कर लीजिएगा। वो हमने कौन सी डेट पे डिस्कस किए हुए थे, तो हमने डिस्कस किए हैं वो 15 अक्टूबर वाले न्यूज में, 12 के 12। इसमें बस हम क्या देखेंगे, तो इन सब चीजों को ऑनलाइन लेके आएंगे, ठीक है। ये जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंदर वैक्सीन दे रहे हैं ना, ये सब ऑनलाइन हल्का फुल्का आ जाएगा, ठीक है। इसके अंदर नेशनल हेल्थ मिशन जो है उसके अंदर रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ एंड प्रोग्राम बनाया गया है, उसके अंदर ये काम कर रहा है, ठीक है। तो यूआईपी इज अ पार्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम अंडर नेशनल हेल्थ मिशन। मतलब आपको पता ही है डिजीज का सामने वैक्सीन प्रोवाइड करना, दैट्स इट।
इस ये ना आपका डेटा कैप्चर करता रहेगा कि आपका टाइम हो गया है वैक्सीन का, ये वो सब देखता रहेगा ऑनलाइन। फिर है भाई हाइड्रोजेल। तो साइंटिस्ट ने रिसेंटली ना हाइड्रोजेल एक नया बनाया है यूजिंग टाइनी प्रोटीन्स। ये प्रोटीन्स कहाँ पे लिए थे, तो शायद COV1 का जो वायरस था उसके कुछ प्रोटीन्स यूज किए हैं, वो याद रखने का जरूरत नहीं है। इन शॉर्ट कुछ हाइड्रोजेल इन्वेंट किया है। ये हाइड्रोजेल होता क्या है, तो स्पंज जैसे होता है ना, ये सारा पानी सोख लेता है ना, सेम हाइड्रोजेल भी वैसा होता है। ये ऑब्जर्व करता है लार्ज अमाउंट ऑफ फ्लूइड्स को। इसका भाई 3D स्ट्रक्चर होता है, वो सब ठीक है। अब ये काम क्या आएगा हमें, तो जो ड्रग्स हम देते हैं ना, ड्रग्स डिलीवरी मतलब दवाई, उसके अंदर ये काम आएगा। और स्पेसिफिक मेडिसिन में ये हमारी मेडिसिन को और अच्छी कर देगा। दूसरे भाई टिश्यू इंजीनियरिंग, ऑर्गन रीजनरेशन एक्सेट्रा बहुत जगह काम आ सकता है। याद क्या रखना है, हाइड्रोजेल है वो मेडिकल के साथ जुड़ी हुई टर्म है, और ये स्पॉन्ज टाइप होता है, बहुत सारे फ्लूइड को ये ऑब्जर्व कर सकता है। फिर है सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम। तो किसी की भी बर्थ या डेथ होती है तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होता है ना, तो उसी की हमने मोबाइल एप्लीकेशन बना दी है, सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम। ये किस एक्ट के अंदर काम कर रही है, तो बर्थ एंड डेथ एक्ट 1969। इसकी अथॉरिटी कौन होगी, तो रजिस्ट्रार जनरल और सेंसस कमिश्नर इनकी अथॉरिटी है। और ये जो रजिस्टर है वो किसके अंदर आता है, कौन सी लिस्ट के अंदर, तो कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर, अंदर शेड्यूल 7। इससे फायदा क्या होगा, तो जो टाइम लगता है ना रजिस्ट्रेशन के लिए, वो एकदम इजी हो जाएगा, क्योंकि ऐप से हो जा रहा है तो इजी हो जाएगा। ओके। फिर है आर्टेमिस मिशन, नासा का है डेफिनेटली। इसका मेन फीचर क्या है, तो मून के साउथ पोल में ये ह्यूमन को भेजने वाले हैं। तो ऐसा पहली बार होगा कि ह्यूमन मून के साउथ पोल में गया है। ओके। और कौन जाएगा भाई, तो फर्स्ट वुमन होंगी इनके अंदर जाने वाली, और फर्स्ट पर्सन ऑफ कलर होंगे मून के अंदर जाने वाले। पर्सन ऑफ कलर क्या होता है, तो कोई भी ऐसा पर्सन जो व्हाइट नहीं है, वो है पर्सन ऑफ कलर, दैट्स इट। ये थोड़ी अच्छी भाषा में लिखा हुआ है, मतलब मेन बोल रहे हैं जो ब्लैक होते हैं ना अफ्रीकन लोग या फिर वेस्टर्नीज वाले, उनको भी ये भेजेंगे। ओके डन है। इंडिया भाई फर्स्ट कंट्री बनी थी मून के साउथ पोल को तक पहुंचने वाली। हालांकि हमने अपनी सिर्फ सैटेलाइट भेजी थी, रोवर भेजा था, ये लोग इंसान भेज रहे हैं। ओके। आर्टेमिस 3 है ये। आर्टेमिस 3 से पहले 1 और 2 भी है, वो सक्सेसफुल, और फिर जाके एट लास्ट 3 होगा। फिर भाई नीचे देख लीजिए, स्टैंडर्ड वेटरनरी ट्रीटमेंट गाइडलाइंस। तो देखो नाम से ही पता चल रहा है, वेटरनरी ट्रीटमेंट्स मतलब जो लाइव स्टॉक्स होते हैं, एनिमल्स होता है ना, उनको कैसे ट्रीट करना, दैट्स इट। यही की गाइडलाइंस प्रोवाइड की है। इसके अंदर बोला क्या है कि भाई आप यूज कर सकते हो आयुर्वेद का भी प्रॉपर प्लान लाइए, और ध्यान दीजिए कि इन्होंने में एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस न डेवलप हो जाए। नॉर्मल बात है, ठीक है। अभी देख लीजिए एट लास्ट हमारी न्यूज है, रायगढ़ फोर्ट क्यों मनाया हमने, तो रिसेंटली दिस ईयर्स राष्ट्रीय एकता दिवस की थीम थी हेरिटेज को सपोर्ट करना ऑफ रायगढ़। रायगढ़ क्या थी, तो छत्रपति शिवाजी महाराज थे, उनकी ये कैपिटल रही थी फ्रॉम 1674। ये महाराष्ट्र के अंदर पड़ता है। ये कहाँ पे आता है, तो दो रिवर्स है, काल और गांधारी, उन दोनों के बीच में ये पड़ता है, वैली जो आती है उनके बीच में। और इसको ऐसा बोला जाता है जबराल्टर ऑफ ईस्ट। क्यों जबराल्टर ईस्ट बोला जाता है रायगढ़ को, क्योंकि ये भी इतना स्ट्रेटेजिक है, इतना अच्छी तरीके से बनाया हुआ है कि दोनों बाजू रिवर जा रही है, माउंटेनियस रीजन है, तो इसको भेदना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए रायगढ़ को ब्रिटिशर्स जबराल्टर ऑफ ईस्ट बोलते थे। ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, नॉमिनेटेड फॉर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट अंडर मराठा मिलिट्री लैंडस्केप ऑफ इंडिया। और इसके मेन गेट्स कौन कौन से हैं, तो नाने दरवाजा और महादरवाजा। ओके डन। आज के लिए इतना ही था, बाकी कुछ खास है नहीं। ये क्वेश्चन मैंने दिए हैं, इसको यार अटेम्प्ट जरूर कीजिएगा, और ये मेंस का क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कीजिएगा, ताकि आपको पता चले कि कितनी सारी चीजें आपको नहीं आ रही है, इवन व्हेन आप वो सीख गए हो। और ये आपको तभी आएगी जब आप कॉन्स्टेंटली उसकी प्रैक्टिस करोगे, देखने से सुनने से नहीं आने वाली है। और हाँ, कल शायद ये वीडियो नहीं आएगा क्योंकि दिवाली है, तो ये PDF ही नहीं आएगी, फिर जब आता है तब हम मनाएंगे। अभी के लिए आप सबको भी हैप्पी दिवाली, खुश रहिए और पढ़िए। त्योहार तो आते रहते हैं, बट हमारा फर्ज है जो है उनको सबसे पहले फुलफिल करें। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि मुझे भी थोड़े बहुत ज्यादा व्यूज आ जाए, मुझे मोटिवेशन बना रहे कि हाँ भाई व्यू आ रहे हैं। क्योंकि हो क्या रहा है कि जिस वीडियो में सबसे ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ ना कि यार इसमें तो सब टॉपिक मैं अच्छे से बताता हूँ, वही लोग कम देखते हैं।
तो यूजुअली क्या है कि मेरी मेहनत पे पानी फिर जाता है कि अगर किसी ने देखा ही नहीं, तो मेहनत का क्या फ़ायदा? एटलीस्ट जो मैंने किया वो पहुँचे तो सही पीपल तक। बट ठीक है, कोई बात नहीं, जितने देखे उतने फ़ायदा होना ज़रूरी है। तो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इतना सुनने के लिए आपका शुक्रिया। जय हिंद।